हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आज की इस वीडियो में। हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम के हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट और ये थर्ड जो लेक्चर है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसको हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ये मैथमेटिक्स है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देखिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक से, बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट लेक्चर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मिडल टर्म यानी मध्य पद, ठीक है। मिडल टर्म हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है। इसे हम हिंदी में मध्य पद कहते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आपको 2 फॉर्मूले पढ़ने होंगे। पहला फॉर्मूला जो है वो ये है कि इसमें जो एन होगा वो ऑड के लिए होगा, ठीक है। यानी कि जो एन है ना वो ऑड नंबर हो तब फॉर्मूला क्या होगा। ऑड नंबर मतलब जो विषम संख्या हो, ठीक है ना, यानी विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या के लिए यानी जब विषम संख्या हो, ठीक है, तब जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास मिडल टर्म का फॉर्मूला जो होगा वो होगा n+1/2, ठीक है। ये हमारे पास मिडल टर्म का फॉर्मूला होगा जब n ऑड नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सेकंड नंबर, वो है जब n इवन नंबर हो। इवन नंबर मतलब सम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या। तब हमारे पास मिडल टर्म का फॉर्मूला जो होगा वो देखिए वो होगा हमारे पास n/2, या फिर दूसरा है हमारे पास n/2+1, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले होंगे मिडल टर्म के। जब n ऑड हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब n इवन नंबर हो तो हमारे पास ये या फिर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं तो वो सही होगा। अब इन दोनों फॉर्मूले को मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है a+b⁻10, नंबर ऑफ टर्म्स इज 11, देन मिडिल टर्म, ठीक है। इसमें आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी पदों की संख्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तभी मैंने बोला शुरू में कि आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए, तभी ये समझ में आएगा। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया भाई यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इज 11, अब आपको समझ में नहीं आया कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, किस तरीके से निकलते हैं, ठीक है ना। ये तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन अगर इसमें नहीं दिया हुआ होता तो आप क्या करते, इसीलिए बोल रहा हूँ पहले उन लेक्चर को देखिए फिर आप इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं 11, ठीक है। देन मिडिल टर्म यानी मिडिल टर्म आपसे पूछा है, तो देखिए मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने 2 फॉर्मूले लिखा है, एक तो एन ऑड के लिए और एक एन इवन नंबर के लिए, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे एन देखना है जो कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 11, यानी कि एन की वैल्यू 11 दी हुई है। तो अब आपको ये देखना है कि 11 जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारे पास है ये वाला, यानी कि n+1/2। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 11 रख देंगे और आंसर हमारे सामने होगा। तो 11+1/2 यानी कि 12/2 = 6, ये हमारे पास मिडल टर्म होगा, ठीक है। अब इसी के साथ में एक एग्जांपल और दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ये a+b⁻11 है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं दिए हुए हैं और आपसे मिडल टर्म भी पूछा है इसने, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 11+1 यानी कि 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 11+1 यानी कि 12, ठीक है। अब आपको मिडल टर्म का फॉर्मूला लगाना है। तो मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे जो n आया है हमारे पास वो है 12 यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है, या तो ये लगा दो या फिर ये लगा दो। तो मैं सबसे पहले n/2 लगा देता हूँ, यानी कि 12/2 यानी कि 6, हमारे पास 6 आंसर आ गया है। अब आप इसमें अगर 1 प्लस भी कर दो तो भी हमारे पास मिडल टर्म 7 हो जाएगा, तो वो भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिडल टर्म के फॉर्मूले लगते हैं भाई, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को अगर आप स्किप करके देखोगे तो भाई इसकी तो पूरी गारंटी है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपने अभी भी वीडियो की स्पीड अगर आपने बढ़ा रखी है तो आप उसको नॉर्मल कर लीजिए, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से भाई आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम द्विपद गुणांक, ठीक है ना। देखिए इसमें यह है कि जो आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट देखी उसमें जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा और उसे क्या कहेंगे, तो यही हमारा इस टॉपिक में कहना है, ठीक है। देखिए मैं आपको इसमें बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है मैं उनको लिख देता हूँ सबसे पहले। देखिए मैं उसको उसी तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे
10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, ये हमारे पास 10C5, 10C6, 10C7, 10C8, 10C9 एंड 10C10। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब आपको यहाँ पे ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा जो 10C5 है ना, यही हमारे पास सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप 10C4 की वैल्यू निकालोगे तो बहुत कम आएगी और 10C6 की निकालोगे तो वो भी कम आएगी, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी ना वो 10C5 की आएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसीलिए इसे बोलते हैं महत्तम द्विपद गुणांक। ठीक है ना, यानी कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, GBC। ठीक है ना, और इसी को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। ठीक है ना, यानी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है। आपके पास दिया हुआ है कि x प्लस वाई की होल पावर n। ठीक है ना, इसका आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि जो गुणांक है उनका योग बताना है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? गुणांकों का योग। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे यानी इसका प्रचार करोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको सबसे पहले इसका जो एक्सपेंशन है वो लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने ये जो दिया था मैंने आपको, इसका मैंने एक्सपेंस यानी इसका मैंने एक्सपेंशन कर दिया है। ठीक है ना, इसका मैंने प्रसार रूप लिख दिया है। अब मैंने आपसे बोला था कि व्हाट इज सम ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि गुणांकों का योग। ठीक है ना, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना उनका उनके गुणांकों का योग आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो देखिए गुणांकों का योग क्या होगा। आपको यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट दिख रहे हैं, NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसे करके आगे NCn तक। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब इनके गुणांकों का योग चाहिए। क्या चाहिए? इनके गुणांकों का योग। तो इनके गुणांकों का योग कैसे निकलेगा? तो देखो इनके गुणांकों का योग नहीं, मतलब ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है यानी जो द्विपद गुणांक है ये, इनका योग चाहिए। ठीक है ना, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया था, बट इनका योग चाहिए। तो इनका योग कैसे निकलेगा? अब जरा थोड़ा सा सोचो किस तरीके से इनका योग हम कर सकते हैं। देखिए इसमें NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसे करके NCn तक, यानी कि इनका ही हमको योग चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें? आप x और y को यहाँ से बिल्कुल मतलब इसको यहाँ से डिलीट ही कर दोगे, यानी कि x और y हो रहने ही नहीं चाहिए इस एक्सपेंशन में। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? x और y को 1 1 पुट कर दोगे, तो क्या होगा हमारे पास? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 इस तरीके से ये हमारे पास इनका योग बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए करके देखते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला कि x और y को हम 1 1 पुट कर देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इन दोनों को 1 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 1 1 होगा, तो 1 1 करने पर 2 हो जाएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 1 हो गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn। अब मैंने क्या बोला था? सम ऑफ कोफिशिएंट, यानी ये सम ऑफ कोफिशिएंट हो गया हमारे पास 2 की पावर n। ठीक है, तो यही हमारा कोफिशिएंट कंसेप्ट था। तो इस कंसेप्ट में ओनली एक बात आप लिख लीजिए कि जब भी आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट पूछे, यानी कि जब भी आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट पूछे तो आपको क्या करना है? ऑल वेरिएबल्स आर पुट 1। ठीक है, यानी कि सभी वेरिएबल को 1 पुट कर देने का, बस इतना कर देने का। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा? सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आपको इसमें एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। तो एग्जाम्पल के पास ये कि 2x प्लस 3y की होल पावर n, इसका आपको एक्सपेंशन कर दिया है। ठीक है, आपसे पूछा इसमें कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट, आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। मैंने क्या कहा? ऑल वेरिएबल्स आर पुट 1। ठीक है ना, अगर आप सभी वेरिएबल को 1 पुट कर दोगे ना तो आपको सभी वेरिएबल को 1 पुट कर देने। ठीक है ना, तो 1 पुट करने पर हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट निकल आएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप 2x को 1 पुट करिए या फिर आप ओनली x को 1 पुट करिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2x को और 3y को 1 1 पुट करोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको 1 पुट करिए और इसको 1 पुट करिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास वो देखिए सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn।
ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाता है 2 की पावर n, ठीक है। तो इस तरीके से इनके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे कुछ नोट हैं तो उनको लिख लीजिए, बाकी हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो कुछ नोट है वो नोट कर लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट, 1 प्लस एक्स की होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में rth टर्म, r+1 टर्म, r+2th टर्म जो कि AP में है, तो आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, वो है हमारे पास n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r+1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक फॉर्मूला है जिससे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये नोट आप नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है ना, और आपको इसका यूज़ भी पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन में ये लगता है और इसका यूज़ किस तरीके से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एंड बी इन AP देन n इज इक्वल टू, आपको n पूछा है इसमें, ठीक है ना। आपको 5th, 6th और 2nd टर्म्स इस एक्सपेंशन में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें r निकालना है। क्या निकालना है? r, ठीक है। सबसे पहले आपको r पता करना है। r पता करने के बाद आपको इस फॉर्मूले में r की वैल्यू रख देनी है, तो आपके पास n की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको साफ दिख रहा है इसमें r की वैल्यू। अगर आप देख रहे हो अच्छे से क्वेश्चन को और इस नोट को, यानी जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया उसको, और इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देख रहे हो ना, तो आपको r बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले इसमें आपको r देखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखाया था आपको कंसेप्ट में r, r+1, r+2 टर्म, ठीक है ना। यानी यहाँ पे दिया हुआ है 5th, 6th और 7, यानी कि r हमारे पास क्या है? 5 है। सबसे पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर r+1 है, r+2 है, तो हमारा ये तो इसमें बैठ गया अच्छे से। फिर आगे देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n, ये क्या है? AP में है, तो आपको n निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है AP में, तो ये भी आपसे AP में बोल दिया कि AP में है, तो n निकालना है भाई, ठीक है। तो अब आपको r पता चल गया ना, तो आपको r की वैल्यू इस फॉर्मूले में लिख देनी है, फिर आपका जो n है वो निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए n स्क्वायर माइनस n, 4 इंटू r की वैल्यू रखनी है हमको 5 प्लस 1 प्लस 4 इंटू r स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 21n प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, इसको पूरे को सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 98 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 14 और 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको n की वैल्यू इस कंसेप्ट से, जो ये फॉर्मूला है, इससे निकालनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो नोट मैंने बताया था कि नोट आपको करना है, तो नेक्स्ट नोट क्या है उसको देखिए। देखिए नोट नंबर सेकंड है हमारा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xk इसकी होल पावर n। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। देखिए आपको मैंने नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 2 टर्म के निकालने बताया था, यानी कि x प्लस वाई की होल पावर n हो तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर आपके पास इतने सारे टर्म्स हो, यानी कि k टर्म्स हो, तो उसकी पावर होने पर नंबर ऑफ टर्म्स किस तरीके से निकलेंगे। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस k-1 c k-1। ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ओनली हमको k पुट करना है और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दे देता हूँ किस तरीके से ये नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा। ये हमारे पास एग्जांपल है, आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस k-1 c k-1, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे k टर्म्स हो, कितने k टर्म्स, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, यानी कि इसमें k आएगा। अब यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 टर्म्स है, यानी कि k की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 3 होगी, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 3, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा वो आएगा n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास n प्लस 2 c 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा जो कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। आपके 2 नोट बचे थे, थर्ड और फोर्थ, जो कि ये है कि x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 डॉट 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 इंटू x-n के प्रसार में x की पावर n-1 का जो गुणांक है वो क्या होगा। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है, माइनस का n इंटू n+1/2, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके एक्सपेंशन में x की पावर n-1 का गुणांक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट है फोर्थ नंबर,
वो ये है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 डॉट 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 प्लस x प्लस n। इसके प्रसार में x की पावर n माइनस 1 का गुणांक वो क्या होगा, वो होगा इसमें तो माइनस था, इसमें प्लस है, ठीक है ना, इसमें प्लस है तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये आपके पास फाइनली आपका जो बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है, ठीक है। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए चैप्टर के लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।